चलो ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले एक इजी सा क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। तो सपोज एक क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल बी एट। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ मास आपसे पूछे कि भाई किस साइड होगा। ठीक है, मतलब ये आपको चार ऑप्शंस जो दिए हैं, ओडी, ओसी, ओबी और एओ, ये इसकी लेंथ है। ठीक है। तो ये जो भी एजेस हैं इस फिगर की, या जो डिस्टेंसेस हैं, तो ये पूछ रहे कि भाई सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर होगा। तो देखो, यहाँ पर आपको समझना क्या है कि यहाँ पर कितना मास है, एम मास है, यहाँ एम मास है, यहाँ पर भी एम मास है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2m मास है। ठीक है। तो यहां पर बेसिकली होगा क्या, अगर मान लो ये वाला मास जो 2m है वो भी अगर m होता, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता वो यहां पर होता, सेंटर ओ पे। यानी कि इस पूरे फिगर के जो रेक्टेंगल बना है, इसके सेंटर ओ पे होता, अगर 2m वाला मास भी m के बराबर होता। ठीक है। लेकिन क्या है कि इसका मास जो, मतलब जो m होना चाहिए था, जो पॉइंट बी पे मास रखा है, वो अभी 2m हो चुका है। तो अगर यहाँ पर अगर ये 2m हो गया, मतलब एक पॉइंट पर अगर मास बढ़ गया है, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जिधर भी साइड पे मास बढ़ेगा, सेंटर ऑफ मास जो है उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो पहले तो यहाँ सेंटर पे रहना था, मतलब इस वाले पॉइंट पे रहना था, ओ पे रहना था। लेकिन अभी क्या है कि ये 2m मास की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर कहीं होगा। ठीक है, मतलब 2m वाले मास की साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से बेसिकली मेरे को समझाना ये था कि भाई अगर मान लो इक्वल मासेस होते, तब तो बिल्कुल ठीक ठीक, मतलब ठीक ठीक जो है सेंटर पर ही होगा, एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे होगा उस फिगर के, या जो भी वो प्लेन बन रहा होगा उन मासेस से, उसके ठीक सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास। लेकिन किधर भी साइड पे अगर अनबैलेंस्ड मास होता है, यानी कि मास बढ़ा हुआ होता है, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास उस पूरे सिस्टम का उसी साइड पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज मेरे को आपको इस फिगर से समझानी थी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, टू बॉल्स ईच ऑफ मास m are placed on the vertices a and b of an equilateral triangle abc। ठीक है, of side 1 meter, a ball of mass 2m is placed at vertex c
द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वर्टेक्स ए located at origin is। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली है, इसका फिगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो फिगर आपको कुछ इस तरीके का दिया है यहाँ पे। ये ए पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपको फिगर दिया है, लाइक एक ट्राइंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उसकी सारी की सारी साइड्स जो है वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आप सारी साइड्स देख सकते हो, तीनों जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो 1 मीटर ईच है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। और इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला भी देख लो, √3/4 साइड स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो ये बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी, कभी अगर फ्यूचर में कहीं यूज करना पड़ जाए तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब साइड जो भी दी होगी, क्योंकि सारी साइड बराबर होती हैं तो कोई भी साइड ले सकते हो, उसका स्क्वायर कर सकते हो और उसको √3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि लाइक एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, उसके वर्टिसेस पर मासेस रखे। तो दो वर्टिसेस जो कि आपका ए और बी पॉइंट है, वहां पर आपके मास एम रखे हैं, और उसके अलावा जो सी वाला पॉइंट है वहां पर 2m मास रखा हुआ है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है आपको यहाँ करने को कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वर्टेक्स ए लोकेटेड एट ओरिजिन ए, ओरिजिन इज, ठीक है, मतलब आपने ए पॉइंट को ओरिजिन अगर मान लिया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, वो आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस आपको कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर दिए हैं, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही सेम चीज करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं इसको क्या मान लूंगा, मैं इसको मान लूंगा इस तरीके से कि लाइक ये जो है ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है। ठीक है, इस तरीके से इसको कंसीडर कर लूंगा, बिकॉज यहाँ पर जो बोला गया है वो ये बोला गया कि भाई ए पॉइंट जो है वो आपका ओरिजिन पे है। ठीक है, ए पॉइंट अगर ओरिजिन पे है तो ये मान लो ए पॉइंट अगर ओरिजिन पे हो गया इस तरीके से, तो मैंने इसको क्या करा, इसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया और इसको वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पर पोजीशन निकालूंगा पहले सेंटर ऑफ मास की, उसके बाद वाई एक्सिस पर निकालूंगा और वही मेरे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास के इस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला यूज करा था, ठीक है, इसके ऑप्शंस भी लिख ही लेता हूं मैं। तो इसके जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हैं, तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया है वो है 1/2 मीटर, और दूसरा भी 1/2 मीटर है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है 1/2 मीटर √3 मीटर। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 1/2 मीटर और √3/4 मीटर। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है √3/4 मीटर और √3/4 मीटर। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस है। तो अब इसको एक को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ एंड ये अच्छे से समझ लो कि ये करना कैसे है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा वो आप खुद से सॉल्व करोगे।
ठीक है। तो अब देखो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर आपको ये दिए, तो हमें ये पता लग गया कि भाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर हम सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स सी एम यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का है। तो उसका फॉर्मूला अभी हम ऊपर देखकर आ चुके हैं, ठीक है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखे थे हमने एक्स वाई जेड के लिए, एक्स के लिए क्या करते हैं हम m1 x1 प्लस m2 x2 जितने भी मासेस हैं अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल जितना मास का वहां पर सम होता है। तो ये क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। इसके लिए अगर हम एक्स सी एम निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब तीन ही मासेस यहाँ पर दिए हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, तो हमने m1 m2 m3 मासेस ले लिए, x1 x2 x3 उनका x एक्सिस पर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को यूज करते हुए अब देखते हैं m1 की वैल्यू कितनी है। तो ए वाले पॉइंट को मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब m1 है यहाँ पर, और बी वाले को 2 कंसीडर कर रहा हूँ, सी वाले को 3 कंसीडर कर रहा हूँ। तो ए वाले पॉइंट पे जो मास m1 है उसकी वैल्यू m के बराबर है, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0 होगा, बिकॉज वो जो ए पॉइंट पे मास रखा है, एम मास, वो आपका किस पे रखा है, ओरिजिन पर ही रखा है, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। तो वो जो मेरा डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस m2 मास यानी कि बी वाले को मैं m2 मान रहा हूं, तो बी वाले का मास m ही है, और इसका जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है वो कितना है, आप देख सकते हो 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो 1 मीटर के बराबर हो गया, तो मैंने इसे लिखा m और ये हो गया मेरा 1। अब m3 मास कितना हमारा 2m के बराबर है, जो कि c पर रखा हुआ है, और उसका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो c पर आप देख सकते हो ये रखा है। अब x एक्सिस पर अगर इसका डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको अगर x एक्सिस से मिला देता हूं यहाँ पे, तो ओरिजिन से यहां तक का ये मान लो डी पॉइंट हो गया, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा भाई, एकदम हाफ पर ही कट करेगा ना, तो 1/2 मीटर हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ऊपर से जो सी पॉइंट से नीचे हम क्या करेंगे, एक मीडियन खींचेंगे, तो वो बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पर डी पॉइंट जो वो आपका हाफ पर होगा बिल्कुल, यानी कि एडी जो डिस्टेंस है, यानी कि जो सी पॉइंट पर मास रखा है या जो m3 मास है, उसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर है। 0.5 लिख लो या 1/2 लिख लो, एक ही बात है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, तो m1 मास m था, m2 मास m था, m3 मास 2m था। इसको सॉल्व कर लेंगे, m इंटू 0 0 हो गया, प्लस m इंटू 1 m हो गया, प्लस 2m इंटू 0.1 0.5। तो 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो कितना मिलता है, 1 मिलता है, 1 इंटू m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m 2m हो जाएंगे, 2m और 2m कितने हो गए, 4m हो गए। तो ये हो गया आपका 2m/4m, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2/4 यानी कि ये कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है, कितना 1/2 आ गया, ठीक है। 1/2 क्या होगा, मीटर में होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम, कंसीडर मीटर में कर रहे हैं। वो भले ही मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, m से m जो कैंसिल हुआ ये तो मास थे, लेकिन 2 और 4 जो है, जैसे 2m है 4m है, तो 2 और 4 उसमें क्या है, डिस्टेंस है, जो कि आपके मीटर में। तो पहला मेरे को x के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर ये मिल चुका है। अब यहाँ पर इसी तरीके से मैं y के लिए कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो y के लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन उसमें y कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। m1 मास हमारा m है, ये हमें पता है। अब y डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, y पर देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जो आपका ए पॉइंट पे m1 मास रखा है उसका y पर भी 0 ही होगा, बिकॉज ए पॉइंट पर जो m1 मास के कोऑर्डिनेट है, जिसे हम m मास बोल रहे हैं या m1 मास है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहाँ पर 0,0 है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट 0/0 है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितने 1/0, कितने 1/0, बिकॉज एक जो देखो कभी भी हम इस तरीके से लिखते हैं ना, दो टर्म्स और बीच में कॉमा लगा के, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला वाला जो टर्म होता है वो y x का होता है और दूसरा वाला y का होता है। तो x पे 0 डिस्टेंस है इसलिए हम उसको 0 लिखा, और y पर भी 0 डिस्टेंस है, ए पॉइंट पर मास का, तो 0,0 हो गया। इसी तरीके से b पर 1,0 हो गया। c पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो x का जो डिस्टेंस है वो कितना था, 1/2 या यानी कि 0.5 मीटर था, अभी हमने निकाला था, ठीक है। और y पर कितना है, y पर मतलब यहां तक,
और यहां तक ये कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई बताएगा मुझे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, कोई भी ले सकते हो, दोनों में दोनों बराबर है। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल सपोज हो गया। एंड उसके बाद क्या है, ये जो लेंथ है ये आपकी 1 मीटर की, सॉरी ये 1 मीटर नहीं है, ये तो हमें कैलकुलेट करनी है। ये वाली मान लो हमारी पी मान लेता हूं मैं इसे। ठीक है, इस लेंथ को मैंने क्या कर लिया, पी कंसिडर कर लिया। तो ये इसके हाइपोटेनस की लेंथ आपको 1 मीटर दी है, नीचे बेस की लेंथ कितनी है, डी से लेके बी के बीच में 0.5 यानी कि 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 - 1/4, जो कि आपकी 3/4 के बराबर होती है। ठीक है, और p की अगर आप वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, p की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √3/4 हो जाएगी। या आप इसको √3/2 भी लिख सकते हो, अगर 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा नीचे। तो ये √3/2 हो गया। तो अब हमें यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट है वो मिल चुका है ऊपर। ये कितना हो गया, इसकी जो लेंथ है ऊपर वाई एक्सिस में √3/2 है, ये मिल गया। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने y कोऑर्डिनेट के कैलकुलेशन पे। m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 था, तो m1y1। ठीक है, तो y1 जो है, मतलब ये तो जीरो ही है, क्योंकि मास m1 जो है वो आपका ओरिजिन पे रखा है, तो ये तो जीरो हो गया। प्लस m2 मास भी m के बराबर ही था। और ये भी आपका यहाँ पर आप देखोगे, इसमें जो y का कंपोनेंट है b पॉइंट पे जो मास रखा है वो जीरो है, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 1,0 है। तो ये क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया। प्लस m3 × y3, तो m3 की जो वैल्यू है वो आपकी 2m के बराबर है, मास 3 की वैल्यू। और y3 यानी कि जो m3 मास है उसका y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, उसकी हाइट कितनी हो गई, √3/2, जो अभी हमने कैलकुलेट करी। तो ये हो गई आपकी √3/2। ठीक है, उसके बाद m1 प्लस m2 प्लस m3 ये उतना ही हो जाएगा, m प्लस 2m, ये सारे मासेस का सम हो गया। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो m इंटू जीरो जीरो हो गया, m इंटू जीरो जीरो हो गया, 2m इंटू √3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3m आ जाएगा, अपॉन m+m+2m यानी कि 4m। तो √3m/4m आ गया, m से m कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, √3/4। तो √3/4 क्या आ गया, मीटर में आ गया। तो x का भी हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, y का भी निकाल लिया। x का हमारा कितना आया था, 1/2 मीटर आया था, तो 1/2 मीटर और √3/4 मीटर। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो हमें मिला है ये RCM मिल चुका है, जिसमें x और y के कोऑर्डिनेट्स आपके ये रहे, 1/2 मीटर और √3/4 मीटर। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पहला वाला x का कंपोनेंट होता है, दूसरा वाला y का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर, √3/4 मीटर। ये हमारा थर्ड वाला आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो जो है ऐसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होता है किसी भी सिस्टम के लिए। क्या सभी को ये चीज समझ आ चुकी है? यस सर। किसी को कोई यस सर। डाउट है इसमें, कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आया तो बता सकते हो। सर ये जो P2+1/2 ये आपने बताया था, ये दोबारा बता दो। कौन सा P2+1/2? ये साइड में जो आपने लिखा था। मैंने ये जो ऐसा है ना, सी पॉइंट जो है, मतलब सी पर जो ये मास 2m रखा हुआ है यहाँ पे, तो 2m के लिए हमें x डिस्टेंस तो पता था कितनी थी, 0.5। क्योंकि x से अगर आप देखोगे तो यही तो डिस्टेंस होगी इसकी, c के लिए। और y की देखनी है तो मतलब ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली। ठीक है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास नहीं थी इसकी। तो हमने क्या करा, ये पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से इसका हाफ पार्ट अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमें ये जो p वाली हाइट है, जो मैंने p हाइट लिखा है, ये p हाइट मिल जाएगी। क्योंकि नीचे ये जो है d से b के बीच में ये आपका 0.5 है।
और हाइपोटेन्यूज का कितना है, 1 मीटर के बराबर है, तो परपेंडिकुलर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये अगर हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ, तो हमें ये पता लग जाएगा कि एक्स एक्सिस से इस सी पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस पर कितनी है, जो कि √3/2 के बराबर है। ठीक है, ठीक है सर। आगे समझ। यस सर, आगे। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अब आप करोगे खुद से सॉल्व। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। थ्री आइडेंटिकल स्फीयर्स of mass capital M each are placed at the corners of an equilateral triangle of side 2 meter. Taking one of the corner as the origin, the position vector of the center of mass is the position vector of center of mass is। ठीक है, ऑप्शंस दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए है √3 I - J कैप। ठीक है, ऑप्शन बी है I/√3 प्लस जे कैप। ठीक है, ये भी कैप है यहाँ पर। और सी ऑप्शन है I+J/3। और डी ऑप्शन है यहाँ पे I+J/√3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो अब आप इसे जल्दी से कर लो। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से कर लो। मैंने तो एक्सप्लेन करा था आपको, तो इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगा था। ठीक है, तो तीन आइडेंटिकल स्फीयर है, मास उनका कैपिटल एम है, और उनको कॉर्नर पे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और उसकी साइड जो है 2 मीटर है ट्रायंगल की। तो आपको जो है किसी भी एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लेना है, और उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो आई और जे का मतलब क्या होता है, आई का मतलब एक्स एक्सिस में कंपोनेंट हो गया, और जे मतलब वाई एक्सिस में हो गया। करो जल्दी से कैलकुलेट एंड फिर मेरे को आंसर बताओ।
जल्दी करो, अजय का आंसर आ गया है। चलो अभी देखते हैं अजय। नंदिता क्या आया आंसर? सर वाई वाला कर रही हूँ, वाई से है? सर वाई वाला कर रही, वाई से अच्छा, एक्स वाला कितना आया? फिर एक्स वाला √3। √3। अच्छा, चलो। उत्तिष्णा, आपका क्या आया? उत्तिष्णा, आंसर बताओ। एक्स वाला 1 आया है। चलो, वाई वाला करो जल्दी। श्वेता आपका? शिवानी आपका क्या है? शिवानी गोस्वामी? तो डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। डी। अच्छा, आरती हो गया? सर एक्स वाला 3 आया है और वाई नहीं हुआ। अच्छा, दीक्षा का। दीक्षा ऑप्शन बताओ मेरे को। ये तो ठीक है, एक्स वाला जो भी आया। और और डी। डी। अच्छा, कामिनी? सर मेरा वाई वाला √3/3 आ रहा है। √3/3? √1/3? √3/3। तो √3/3 को सॉल्व कर लो और क्या आएगा? भाई अगर √3/3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? √3/√3 इंटू √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 1/√3। ठीक है सना? जी भैया आ गया समझ। तो ठीक है, कर लिया होगा ये वाला सभी ने। ठीक है, तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, 1 and 1/√3 जिसका भी आ रहा है, यानी कि I+J/√3। ठीक है तनु, तो ये हो गया है। तो इस तरीके से होगा ये। तो देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अभी भी अगर जिससे नहीं हुआ तो फिर से एक बार ट्राई करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। एंड उससे पहले ये सुन लो कि शाम को भी क्लास है। ठीक है, तो शाम को 5 बजे मिलेंगे हम। ठीक है, किसी को टाइम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, नो तो सर। आप तो आज शाम को 5 बजे भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से उसको नोट कर लो। एंड उसके बाद फिर क्लास आप लीव कर सकते हो। तो ये इसको ट्राई करना, शाम वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास
of a uniform L-shaped lamina a thin flat plate with dimensions as shown in the figure alongside। ठीक है, ये इन द फिगर कर लो बस। और उसके बाद है, ये भी दिया है कि मास ऑफ लैमिना जो है वो है 3 kg। ठीक है, तो इसका फिगर मैं आपको दे देता हूं, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है वो 2 मीटर के बराबर है, और ये वाली जो लेंथ है वो भी 2 मीटर के बराबर है, और ये वाली जो लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो बची हुई ऊपर वाली लेंथ भी 1 मीटर के बराबर ही होगी। तो लेफ्ट साइड वाली ये 2 मीटर के बराबर, नीचे वाली 2 मीटर, और राइट साइड में एक ही वाली साइड ये जो कि 1 मीटर के बराबर है। मास आपको यहाँ पर दिया है 3 kg इस पूरे लैमिना का। लैमिना का मतलब होता है पतली सी शीट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना लोहे की चादर जिसे बोलते हैं, तो उसी टाइप की लोहे की एक चादर है या शीट है जिसे हम लैमिना बोलते हैं। लैमिना मतलब जिसकी थिकनेस काफी कम रहती है। ठीक है, तो इसका पूरी प्लेट का जो मास है ये 3 kg है। तो आपको जो है इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, तो आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर कर लो, और सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि ओरिजिन आप इसको कंसिडर करो। ठीक है, एंड उसके बाद इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो जिसने नहीं अभी नोट करा है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो इसको करना कैसे है मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। लाइक ये फिगर है, आप इसको क्या करोगे, 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो 3 पार्ट्स में अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये 3 स्क्वायर बन जाएंगे। अब 3 अगर स्क्वायर बन गए हैं तो तीनों स्क्वायर का मास, स्क्वायर लैमिना का मास 1-1 kg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 kg अगर पूरा है और 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 1 kg मास हर किसी के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का सेंटर ऑफ मास मान लो आपने यहाँ कंसिडर कर लिया, इस वाले का यहाँ हो गया और इस वाले का यहाँ हो गया, बिकॉज एक स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके ठीक बीचों बीच पर होता है। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहां पर इसका मास C1 कंसंट्रेट होगा इस सेंटर पे, यहां पर C2 कंसंट्रेट होगा इस वाले सेंटर पे इस स्क्वायर प्लेट का, और यहाँ इस C3 पॉइंट पर यहाँ पर इसका C3 वाले का कंसंट्रेटेड होगा मास। तो इससे आप क्या कर सकते हो, पूरे लैमिना का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। तो इसको कर लेना, शाम को मैं पूछूंगा। ठीक है, ऑप्शंस नहीं दे रहा, आप खुद आंसर बताओगे क्या आया। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हो।